हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पर जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ इंडिया में, और वी कैन से कि इंग्लिश जो है इंडिया में किस तरह स्प्रेड हुई। इंग्लिश इन इंडिया जो कि एक मेन टॉपिक है कि इंग्लिश इन इंडिया, इंडिया में इंग्लिश जो है किस तरह स्प्रेड की गई ब्रिटिशर्स के द्वारा, और उनका क्या मोटिव था, किस तरह कौन सा एक्ट उन्होंने लागू किया इंग्लिश को स्प्रेड करने के लिए, इंग्लिश एजुकेशन को लाने के लिए, इंग्लिश को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए। सो ये अभी जो बात कर रहे हैं हम प्री इंडिपेंडेंस के टाइम की बात कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंस से पहले जिस टाइम पर इंडिया एक कॉलोनी था ब्रिटिशर्स की, जिस टाइम पर ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे, उस टाइम पर शिक्षा नीति में क्या क्या चीज़ें आई, क्या क्या बदलाव किए गए किस टाइम पर, और ये एकदम टाइमली सेट किया गया है। टाइम के अकॉर्डिंग आप एक एक एक्ट को, एक एक रिपोर्ट को जिस तरह सेट की गई थी उसी के अकॉर्डिंग आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे चार्टर एक्ट की, जो कि 1813 में आया। चार्टर एक्ट का मेन मोटिव ये था कि इंडिया में अगर एजुकेशन स्प्रेड की जाए, दैट मीन्स अगर इंडियन जो लोग हैं उनको एजुकेट करना है और उनके लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम करना है, तो मनी की नीड होगी, क्योंकि यहाँ पर वो EIC के थ्रू अपना काम कर रहे थे। अब उनका मोटिव ये था कि लोगों को सिविलाइज करना अपनी जो कॉलोनीज़ है उसके लिए, इसलिए ये चार्टर एक्ट लागू किया गया जिसमें मनी की बात की गई, और साथ में ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे ये इंडिया में आ पाए, इसके लिए उन्हें मौका मिला, क्योंकि उन्होंने इंडियंस को एजुकेट करने की बात कही और उसके लिए 1 लाख रुपीज़ जो है उसकी ग्रांट की बात की गई कि इसके डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट के लिए, ताकि इंडिया में जो है एजुकेशन स्प्रेड की जा सके, जिसकी वजह से क्रिश्चियन मिशनरीज जो है उनको इंडिया में आने का मौका मिला। और उन्होंने कहा कि हम जो है एजुकेट करना चाहते हैं लोगों को, लेकिन उन्होंने ये चीज़ को मेंशन नहीं किया कि उनके एजुकेट करने का मोटिव क्या था, ना ही ये मेंशन किया गया कि लैंग्वेज कौन सी होगी। सो मेन उनका मोटिव था इंग्लिश एजुकेशन को स्प्रेड करना, साथ में रिलीजियस एजुकेशन यानी कि क्रिश्चियन रिलीजन को स्प्रेड करना। सो इंग्लिश और क्रिश्चियन रिलीजन यहाँ से इंडिया में शुरू हुआ और मॉडर्न एजुकेशन बिगिन हुई इंडिया में। साथ में इसका मेन मोटिव यूरोपियन लिटरेचर और साइंस को प्रमोट करना था। सो ये है चार्टर एक्ट जो कि 1813 में आया। इसके बाद बात करते हैं एल्फिंस्टन रिपोर्ट की, जो कि 1823 में आई। इसकी जो है ये डेट बिल्कुल आप याद रखिएगा, ये बिल्कुल एक डेट वाइज सेट किए गए हैं, टाइम बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग। सो जब क्रिश्चियन मिशनरीज आए उन्होंने एक लैंग्वेज सेट की थी, इंग्लिश लैंग्वेज, एक कल्चर सेट किया, वेस्टर्न कल्चर, और जो रिलीजन सेट किया वो था क्रिश्चियनिटी। सो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडिया को इस तरह कन्वर्ट करना चाहती थी, ये तो चार्टर एक्ट में पता लग ही गया था। अब बात है एल्फिंस्टन रिपोर्ट क्या थी, जो कि 1823 में आई। अब जो ऊपर चार्टर एक्ट आया उसी को लागू करने के लिए, उसी को ठीक ढंग से चलाने के लिए एल्फिंस्टन रिपोर्ट आई। इसमें था कि एग्जामिनेशन ऑफिसर्स, स्कूल सुपरवाइजर्स और ट्रेनिंग जो है टीचर्स को अच्छी ट्रेनिंग दी गई। न्यू डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन में बदलाव किए गए। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 ये किस लिए सेट की गई कि प्रमोट किया जा सके वेस्टर्न एजुकेशन को, और लॉर्ड मकाउले जो थे वो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे। सो ये रिपोर्ट क्या थी, ये एक तरीके से जनरल कमेटी सेट की गई पब्लिक इंस्ट्रक्शन के लिए कि किस तरह से एजुकेट करना है लोगों को, किस तरह से अपनी एजुकेशन स्प्रेड करनी है, किस तरह से वेस्टर्न कल्चर लाना है, क्रिश्चियनिटी लानी है या इंग्लिश एजुकेशन लानी है। हर एक चीज़ के लिए एक काइंड ऑफ सुपरवाइजर्स और ट्रेनिंग दी जाती थी टीचर्स को कि इस तरह से काम करना है, इस तरह से एजुकेट करना है और वेस्टर्न एजुकेशन स्प्रेड करनी है। और इस जनरल कमेटी के जो मेन इंसान थे, प्रेसिडेंट थे, वो है लॉर्ड मकाउले। अब मकाउले मिनट क्या है, मकाउलेज मिनट 1835 में आया, जो कि मकाउले ने एक तरीके से एक बुक प्रेजेंट की जिसमें वो इस चीज़ की बात करते हैं कि इंग्लिश एजुकेशन को कैसे स्प्रेड करना है। इंग्लिश जो है इनका मेन मोटिव था कि
चारों तरफ इंग्लिश एजुकेशन होनी चाहिए, इंग्लिश बिकम द कोर्ट लैंग्वेज। इन्होंने इंग्लिश को जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बना दिया, कोर्ट लैंग्वेज बना दी कि अब जो है इंग्लिश में ही बात होगी, सब जगह जो है ऑफिशियल लैंग्वेज इसको बना दिया गया। ही वॉन्टेड दैट पीपल शुड बी इंडियन इन कलर एंड ब्लड बट इंग्लिश इन टेस्ट एंड एफिलिएशन। सो ये जो इस मकाउलेस मिनट का जो मेन फंडा है वो इस तरीके का है कि जो हायर क्लास के लोग हैं, जो इलाइट पीपल हैं इंडिया में, उन लोगों को इंग्लिश पढ़ाई जाए ताकि वो जो है सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए काम करें और वो जो अपने से जो लोअर जो लोग हैं उनको वो पढ़ा सकें। इसे आप बहुत जगह पर देखेंगे ओरिएंटल और एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी के नाम से कि ये चीज़ थी क्या। अब क्योंकि ये कंट्रोवर्सी इसलिए बोला गया क्योंकि वो सिर्फ जो है हायर क्लासेस के लोगों को पढ़ाना चाहते थे ताकि वो लोग उनके कहने पर उनके कंट्रोल में रहें और वो अपने से जो लोअर लोग हैं उनको ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग एजुकेट करें। सो मकाउलेस मिनट ने जहाँ एक तरफ इंडियंस को एजुकेट करने का काम किया, वहीं दूसरी तरफ इंग्लिश स्प्रेड करने का इंडिया में सबसे मेन जो चीज़ है वो मकाउलेस मिनट के नाम से आपको पढ़ने को मिलेगी कि एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटल कंट्रोवर्सी के नाम से कि इन्होंने जो है ये मेन इंग्लिश स्प्रेड तो की गई बट इसका मेन मोटिव था कि जो रूलिंग क्लास है, जो हायर क्लास के लोग हैं, उनको मेनली एजुकेट करना ताकि वो अपने से लोअर जो लोग हैं उनको कंट्रोल कर सके। इसीलिए ये कहा गया है कि ही वांटेड दैट पीपल शुड बी इंडियन इन कलर और ब्लड। कलर और ब्लड से तो वो इंडियन है बट जो इंग्लिश जो है वो उनके टेस्ट और अफिलिएशन, मतलब कि वो जो है काम तो करेंगे ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग ही। टेस्ट ऑफ इंडियंस, एडवोकेसी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, दैट मीन्स कि हायर क्लासेस के लोगों को पढ़ाओ, अब वो ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग जो है डाउनवर्ड लोग या जो लोअर उनसे लोग हैं उनको वो उनके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। दिस इज कॉल्ड डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। एजुकेशन ऑफ masses was advocated. He said that Indian in blood and color but English in taste, कि वो ऐसा चाहते थे कि ब्लड और कलर से दिखने में तो इंडियन है लेकिन काम ये हमारे अकॉर्डिंग करे। सो वर्ल्ड लिटरेचर का मतलब क्या था कि इनका कहने का मतलब था कि हर कोई जो है इंग्लिश को ही पढ़े, जो इंग्लिश पढ़ेगा वही लिटरेचर है। इन्होंने वर्ड जो है लिटरेचर वर्ड जो है उसका मीनिंग इनका कहने का मतलब है कि सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर ही। अभी हमने आपको बताया था कि चार्टर एक्ट के टाइम पर मिशनरीज आए ये कहकर कि हम इंडियंस को एजुकेट करेंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कौन सी लैंग्वेज। लेकिन मकाउले आर्ग्यूड दैट लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर इज यूज्ड इन चार्टर एक्ट 1813, नॉट एनी अदर लैंग्वेज लाइक संस्कृत और पर्शियन। तो मकाउले ने आकर ये चीज़ कही कि जो चार्टर एक्ट में इंग्लिश एजुकेशन की बात की गई है और किसी लैंग्वेज की नहीं की गई, जबकि चार्टर एक्ट में किसी तरीके की लैंग्वेज का कुछ भी कहा नहीं गया था कि किस लैंग्वेज में एजुकेट करेंगे। जो मकाउलेस मिनट है, जैसे कि इन्होंने लिटरेचर का मतलब इनके अकॉर्डिंग है कि सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर और लिटरेचर पढ़ने वाले लोग ही जो है लिटरेचर को समझ सकते हैं। ऐसे ही इन्होंने जो है इनकी भाषा में एक अपनी जो डेफिनेशन दी इंडियन स्कॉलर की कि स्कॉलर कौन होगा, दैट मीन्स विद्वान कौन होगा इनके अकॉर्डिंग। अब इनके अकॉर्डिंग विद्वान वो होगा जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेगा, लाइक लॉक्स फिलोसफी एंड मिल्टन्स पोइट्री जो पढ़ेगा वही विद्वान होगा इनके अकॉर्डिंग। एम्स ऑफ एजुकेशन क्या थी, मकाउले का मेन एम क्या था एजुकेशन को स्प्रेड करने का। उनका मेन एम था कि इंग्लिश एजुकेशन को स्प्रेड करना और इंग्लिश जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बना देना। ही सेड दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ इंग्लैंड टू टीच इंडियंस टू मेक देम सिविलाइज्ड। अब ऐसा तो उन्होंने बोला ही था, मेन रीज़न तो अपने लिए अपनी जो EIC कंपनी है उसके लिए जो है बिजनेस के अलग अलग रास्ते खोलना और अपनी कॉलोनीज़ को अपने कंट्रोल में करना और हायर जो क्लासेस के लोग हैं उनको अपने कंट्रोल में करके उनसे काम करवाना। लेकिन इन्होंने इस चीज़ को नाम क्या दिया था कि हम तो लोगों को सिविलाइज्ड करने आए हैं। अब स्टॉपेज ऑफ ग्रांट्स टू ओरिएंटल स्कूल, अब ऐसा कहा गया था अकॉर्डिंग टू द रूल कि अगर कोई भी ग्रांट अगर गवर्नमेंट शुरू करती है तो उसे बंद नहीं कर सकती। लेकिन मकाउले इस मिनट में मकाउले ने ये बात कही कि अगर गवर्नमेंट देखे कि उसका सही से यूज़ नहीं हो रहा है या वो किसी तरह से बेनिफिट नहीं दे रही है तो उस ग्रांट को बंद किया जा सकता है।
इन्होंने तो अपनी एक अलग ही डेफिनेशन दे दी। जिस तरह अभी इन्होंने ये कहा कि चार्टर एक्ट में इंग्लिश एजुकेशन की बात की गई थी, ऐसे ही इन्होंने ग्रांट को स्टॉप करने की भी बात कही कि अगर गवर्नमेंट को लगेगा कि ये स्कीम जो है बेनिफिट नहीं दे रही है तो वो इस ग्रांट को स्टॉप कर सकते हैं। अब जैसे मकाउले जी थे, ऐसे ही बेंटिक्स एजुकेशन पॉलिसी आई 1835 में ही। इसका मेन क्या था कि द एक्सपेंडिचर ऑफ एजुकेशन इन इम्प्रूवमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड साइंस ओनली, कि जो खर्च आएगा, जो भी पैसा लगाना है वो इंग्लिश लिटरेचर और साइंस पे, वेस्टर्न कल्चर, इन चीज़ों पर ही लगाएंगे। वेस्टर्न एजुकेशन अपने रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए, इंग्लिश एजुकेशन इंग्लिश लिटरेचर को स्प्रेड करने के लिए। अब आता है वुड्स डिस्पैच, जो कि मकाउलेज मिनट से बिल्कुल डिफरेंट था। वुड्स डिस्पैच जो है 1854 में आया, जिसे कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। मेन एम इनका भी यही था कि जो इंडियंस हैं उनको एजुकेट करना। इंडियन पीपल इन ऑर्डर टू क्रिएट अ क्लास ऑफ सिविल सर्वेंट्स की क्लास को क्रिएट करना, प्रमोट द यूज ऑफ द वर्नाकुलर लैंग्वेजेस इन प्राइमरी स्कूल। वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब होता है कि जो लैंग्वेज देसी बोलचाल में यूज़ की जाती है, नॉर्मल बोलचाल में जो जिस लैंग्वेज का हम यूज़ करते हैं उस लैंग्वेज को यूज़ किया जाना चाहिए प्राइमरी स्कूल्स में। जबकि मकाउलेज मिनट में ये बात कही गई थी कि सिर्फ इंग्लिश एजुकेशन ही स्प्रेड करनी है, लेकिन वुड्स डिस्पैच जो कि उसके बाद 1854 में आया, उसका कहना था कि वर्नाकुलर लैंग्वेज यूज़ की जानी चाहिए प्राइमरी स्कूल्स में ताकि अच्छी एजुकेशन दी जा सके। वुड्स डिस्पैच का सबसे मेन पॉइंट ये था कि जहाँ पर मकाउलेज मिनट ने ये कहा कि सिर्फ इंग्लिश एजुकेशन स्प्रेड होनी चाहिए, वहाँ दूसरी तरफ वुड्स डिस्पैच ने, जो कि 1854 में आया, इसने ये कहा कि इंग्लिश एजुकेशन तो स्प्रेड होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इंडियंस की एजुकेशन को भी बढ़ावा देना चाहिए, इंडियन लिटरेचर को भी बढ़ावा देना चाहिए, ना कि सिर्फ वेस्टर्न कल्चर को। इन्होंने कहा कि इंग्लिश एजुकेशन के साथ साथ इंडियन लैंग्वेजेस जैसे कि संस्कृत, पर्शियन, इन सब चीज़ों को भी बढ़ावा देना चाहिए। साथ में जो वेस्टर्न जो टेक्स्ट बुक है, जो ब्रिटिशर्स की, जो इंग्लिश में सारी चीज़ें लिखी गई हैं, उन्हें डिफरेंट तरीके से डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करने का भी वक्त है ये, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ाया जा सके। तो बेसिकली वुड डिस्पैच जो है वो रियल में एजुकेशन की बात करते हैं, कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, जो कॉम्बिनेशन है इंडियन लैंग्वेजेस एंड इंग्लिश दैट कैन बी स्प्रेड प्रॉपर एजुकेशन इन इंडिया, कि इंडियन लैंग्वेजेस और इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा, तभी हम ढंग से लोगों को सिविलाइज कर पाएंगे और वो अच्छे से एजुकेट कर पाएंगे लोगों को। चार्ल्स वुड जो है इसके प्रेसिडेंट थे, जैसे कि मकाउले हो गए, बेंटिंक हो गए, इसी तरह चार्ल्स वुड जो है इसके प्रेसिडेंट है। फर्स्ट टाइम द क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, पंजाब एंड नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। इसीलिए फर्स्ट टाइम ये यूनिवर्सिटीज़ लाइक मद्रास, कैलकाटा, बॉम्बे, ये सब यूनिवर्सिटीज़ सेट की गई 1857 में। बट जो मॉडल था इन यूनिवर्सिटी का कि किस तरह से एजुकेशन दी जानी चाहिए, वो लंदन यूनिवर्सिटी पे बेस्ड था। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब 1882 में आई और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जो है 1887 में आई। अब बात करते हैं इसकी रिकमेंडेशन की। ये जो वुड डिस्पैच था, इसने क्या क्या रिकमेंड किया, क्या क्या चीज़ें अपनाई जानी चाहिए। तो द एक्सेप्टेंस ऑफ द एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्होंने जो है एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा कि लोगों को एजुकेट करना है, ना कि सिर्फ इंग्लिश एजुकेशन और क्रिश्चियन एजुकेशन पर ध्यान देना है, बट मेन मोटिव ये होना चाहिए लोगों को सिविलाइज करना है। इसीलिए इंडियन लैंग्वेज और दोनों का कॉम्बिनेशन, इंग्लिश लैंग्वेज और इंडियन लैंग्वेज दोनों का कॉम्बिनेशन पर जोर दिया गया कि हर तरह की लैंग्वेज यूज़ की जानी चाहिए और प्राइमरी स्कूल्स में जो है वर्नाकुलर लैंग्वेज का यूज़ होना चाहिए। एम ऑफ एजुकेशन, इनका मेन एम है कि एजुकेट करना। Courses of study, Mr. Wood recognized the usefulness of Sanskrit, Persian and Arabic and recommended them as a subject. तो मिस्टर जो वुड थे, इन्होंने ये यूज़फुलनेस बताई कि संस्कृत, पर्शियन और अरेबिक का किस तरह यूज़ किया जाना चाहिए, कि हमारी जो अपनी लैंग्वेज में बुक्स लिखी गई है उन्हें डिफरेंट लैंग्वेज में जो है ट्रांसलेट करने का वक्त है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट किया जा सके। इसे जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो वही मकाउलेज मिनट के अकॉर्डिंग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है इंग्लिश जो है बना दी गई थी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेगुलर इंस्टीट्यूशन का निर्माण किया गया, कि स्कूल्स, कॉलेजेस ओपन कराए गए, जैसे कि अभी पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में हमने पढ़ा। प्राइमरी स्कूल्स, मिडिल स्कूल्स, हाई स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, इन सब का निर्माण किया गया। ग्रांट इन एड सिस्टम लागू किया गया, कि गवर्नमेंट जो है ग्रांट देगी, किस तरह ग्रांट देगी, उसके सब रूल्स एंड रेगुलेशन जिस तरह से इंग्लैंड में चल रहे थे उसी को अपनाया गया। मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, इन्होंने विमेन एजुकेशन को भी इम्पोर्टेंस दी, साथ में वोकेशनल एजुकेशन, जिससे कि बच्चे को इस तरह पढ़ाया जा सके कि वो जो है
उसे किसी तरीके की एम्प्लॉयमेंट मिल सके या किसी तरीके का उसे काम मिल सके, वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए ताकि वो एजुकेशन लेने के बाद खाली ना बैठा रहे, बेरोजगार ना रहे, बल्कि उसे कोई ना कोई काम मिल जाए, उसे अच्छा काम मिल जाए। सो मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर है एनकरेजमेंट ऑफ द ओरिएंटल एजुकेशन। ओरिएंटल एजुकेशन मतलब कि ईस्टर्न एजुकेशन यानी कि इंडियन एजुकेशन, हमारे यहाँ की एजुकेशन, उसको भी बढ़ावा दिया गया वुड डिस्पैच में। इसके अलावा कहीं चार्टर एक्ट में या मकाउले मिनट कहीं पर भी हमें ये चीज़ देखने को नहीं मिलती, जबकि इन्होंने जो है इंडियन एजुकेशन और अपने जो वेस्टर्न कल्चर, इनका कॉम्बिनेशन को आगे बढ़ाने की बात करी। हेल्पफुल इन डेवलपमेंट इन इंडियन लिटरेचर, ये जो है इंडियन लिटरेचर के डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल साबित हुआ। वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन था ये इंडियन एजुकेशन में, इस हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन में एक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन था वुड डिस्पैच का। एंड वी कैन से इट फादर ऑफ बेसिक एजुकेशन, क्योंकि यहीं से जो है आगे चीज़ों की शुरुआत हुई। प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की जो है मिक्सचर होना चाहिए। कहीं संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक पर जोर दिया गया तो साथ में इंग्लिश लैंग्वेज पर भी जोर दिया गया। कॉम्बिनेशन जो है यहीं से स्टार्ट हुआ। अब ये भी लाए तो ब्रिटिशर्स ही थे, तो इसके साथ साथ अब हम इसकी लिमिटेशंस के बारे में भी जान लेते हैं कि इसमें कमियां क्या क्या थी। जहां इसने एक और अच्छाई का काम किया, जहां से ये इंडियन लिटरेचर स्टार्ट हुई है, जहां से कॉम्बिनेशन स्टार्ट हुआ है, इंडियन लैंग्वेजेस को भी बढ़ावा दिया गया है, वहीं इसकी कुछ कमियां भी थी, जैसे कि डिफेक्टिव एम ऑफ एजुकेशन। इन्होंने कहा कि हमारा एम सिर्फ और सिर्फ सिविलाइज करना है, और अगर सिर्फ और सिर्फ सिविलाइज करना है तो हर एक चीज़ का जो मॉडल है, जो यूनिवर्सिटीज़ का मॉडल है, एजुकेशन जिस तरीके से स्प्रेड की जा रही है, उसका जो मॉडल है वो वेस्टर्न क्यों है, लंदन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्यों है। डिफेक्टिव पैटर्न्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़, डिफेक्टिव पैटर्न्स है यूनिवर्सिटी का, क्योंकि मॉडल जो है वो लंदन यूनिवर्सिटी के नाम पर उसके जैसा ही काम करने की कोशिश की गई। यहाँ पर भी इंग्लिश एजुकेशन स्प्रेड करने की कोशिश की गई। एम्फेसिस ऑन वेस्टर्न नॉलेज, वेस्टर्न नॉलेज को ही बढ़ावा दिया गया। कहने के लिए संस्कृत एजुकेशन, पर्शियन, अरेबिक, इन सब चीज़ों पर जोर दिया गया, बट उनको कम और वेस्टर्न नॉलेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। प्रायोरिटी तो वो थी ही इंग्लिश, प्रायोरिटी टू इंग्लिश, इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंग्लिश को जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बना दिया गया। लॉवरिंग द वैल्यू ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, कहने को दी गई थी वैल्यू संस्कृत को, पर्शियंस को और इंडियन लैंग्वेजेस को, इंडियन लिटरेचर को, लेकिन उनकी वैल्यू जो है इंग्लिश एजुकेशन से कम कर दी गई थी। नो रियल और वोकेशनल एजुकेशन, कोई रियल और वोकेशनल एजुकेशन नहीं दी जा सकती, नहीं दी गई, जिससे जो है उनको व्यवसाय मिल सके बच्चों को। सॉफ्ट कॉर्नर फॉर क्रिश्चियन मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज के लिए कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर था कि वो जो है अपनी क्रिश्चियनिटी को भी स्प्रेड कर रहे थे, और साथ में जिस तरीके से एजुकेट किया जाता था वहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज के लिए एक अलग ही इम्पोर्टेंस दी जाती थी। नो रेफरेंस टू द आइडियल ऑफ यूनिवर्सिटी लिटरेसी, यूनिवर्सिटी में जिस तरीके की एजुकेशन पर जोर दिया जाता था उसमें कोई किसी तरीके के कोई अच्छा काम नहीं किया जा रहा था, एक अच्छी एजुकेशन नहीं दी जा रही थी। इंटेलेक्चुअल एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न नॉलेज को बढ़ावा दे रहे थे, जिसकी वजह से इंटेलेक्चुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। जो इंडियंस थे उनकी अपनी लैंग्वेज और अपना जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं ख़राब होता जा रहा था। डिस्कार्डिंग इंडियन रिलीजन, वो इंडियन रिलीजन को ख़त्म करके अपनी क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना चाह रहे थे चारों ओर अपनी इंग्लिश एजुकेशन के साथ में। अब बात करते हैं हंटर कमीशन, जो कि 1882 से 1883 तक रहा। अब जैसे कि हम लाइन वाइज चलते आ रहे हैं टाइम के अकॉर्डिंग, अब इसी तरह आया हंटर कमीशन, जिसके चेयरमैन थे विलियम हंटर। जैसा कि इन सबके नाम से ही पता चल रहा है कौन सी रिपोर्ट किसने दी है, सबके नाम के अकॉर्डिंग ही सेट की गई है। तो हंटर कमीशन जो है 1882 में आया, जो कि 1882 से 1883 में रहा। चेयरमैन है इसके विलियम हंटर। एम्फेसाइज द सेग्रीगेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन, इन्होंने जो है प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन पर सेग्रीगेट करने पर जोर दिया कि ये अलग अलग तरीके से इसका जो सिस्टम है वो सेट होना चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन अलग जगह दी जानी चाहिए, हायर एजुकेशन अलग, जैसे कि स्कूल्स और कॉलेजेस, जैसे कि आज तक जो सिस्टम चल रहा है वही सब। जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ वुड हैव टू मैनेज एफिलिएटेड कॉलेज, जैसे कि आज भी ऐसा होता है कि एक यूनिवर्सिटी है और डिफरेंट कॉलेजेस हैं और वो एफिलिएटेड है यूनिवर्सिटी से। तो इस तरीके से कॉलेज, प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन को अलग अलग किया गया, क्योंकि इससे पहले जो सिस्टम था वो एक ही था, एक ही जगह पर सारी एजुकेशन दी जाती थी। लेकिन इस चीज़ को एक सिस्टम बिठाया गया कि प्राइमरी एजुकेशन किस तरह से होनी चाहिए, कहाँ से कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक होनी चाहिए, और हायर एजुकेशन में जब आने के बाद बच्चा कॉलेजेस में जाता है तो वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज इस तरह से सेट होंगे कि एक यूनिवर्सिटी होगी और कॉलेजेस जो है अलग अलग होंगे और वो एफिलेटेड होंगे यूनिवर्सिटी से। इसी तरह वोकेशनल फॉर कमर्शियल
करियर पर ध्यान दिया गया कि बच्चा जो है इस तरीके से उसे पढ़ाई कराई जानी चाहिए कि उसे आगे जाकर व्यवसाय मिल सके। इसके बाद आते हैं शिमला एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, जो कि 1901 में आई। इसमें एजुकेशन रिफॉर्म था। लॉर्ड कर्जन इनिशिएटेड वाज द होल्डिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस एट शिमला इन सितंबर 1901। तो लॉर्ड कर्जन जो थे ये यहाँ पर आए, इन्होंने इनिशिएट लिया कि शिमला में जो है ये कॉन्फ्रेंस करेंगे, जो कि 1901 में की गई। इसमें जो है 150 रेजोल्यूशन पास किए गए, जिसमें अलग अलग तरीके की एजुकेशन पर जोर दिया गया कि किस किस तरीके से यहाँ पर प्राइमरी लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक सिस्टम सेट करेंगे लोगों को एजुकेट करने का। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि 1813 से लेकर किस तरह से अलग अलग लोगों ने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिस्टम सेट किए। लेकिन यहाँ पर आते आते 1901 में जो कॉन्फ्रेंस की गई उसमें 150 रेजोल्यूशन पास किए गए कि किस तरीके से हम एजुकेट करेंगे लोगों को। प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक रूल्स बना दिए गए। लॉर्ड कर्जन वाज द फर्स्ट पर्सन टू अपॉइंट अ कमीशन ऑन यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो लॉर्ड कर्जन जो थे वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए कमीशन बिठाई कि किस तरीके से एजुकेट करेंगे, एफिलेटेड कॉलेजेस होंगे और अलग अलग तरीके से एजुकेट किया जाएगा लोगों को। अब ये जो 1902 में था, ये 1901 के ही काम को आगे बढ़ाया गया। इंक्वायर किया गया कंडीशन को कि यूनिवर्सिटीज़ में किस तरीके की कंडीशन चल रही है, जो एफिलेटेड कॉलेजेस है किस तरीके से वहाँ पर पढ़ाई कराई जा रही है। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन को अपॉइंट किया गया कि इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन बनाया गया जिसमें हायर एजुकेशन पर ध्यान दिया गया। द रिकमेंडेशंस ऑफ दिस कमीशन गेव बर्थ टू ब्रॉट सम डिजायरेबल चेंजेस बाय विच द फंक्शंस ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ वर एक्सटेंडेड। तो जो है अलग अलग तरीके के कमीशन सेट किए गए ताकि उसमें डिज़ायरेबल चेंजेस लाए जा सके और यूनिवर्सिटीज़ एक्ट लागू किया गया। वो 1901 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका रिजल्ट जो है 1904 में देखने को मिलता है, जो कि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट के नाम पर आया। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो कि 1904 में आया, उसका जो नींव है वो 1901 में रखी गई थी शिमला एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में, जिसमें 150 रेजोल्यूशन लिए गए थे और हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटी लेवल के एजुकेशन पर ध्यान दिया गया था। तो इसका मेन मोटिव था कि टू रिकॉग्नाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, यूनिवर्सिटी में किस तरीके का काम चल रहा है उस पर ध्यान दिया जाना। To enlarge the function and to empower the universities to appoint their own professors, उनको इस तरीके से पावर दी गई कि वो अपने प्रोफेसर्स जो हैं उनको ला सके, उनको पूरी तरीके से वो खुद जज कर सके कि उन्हें किस तरीके के प्रोफेसर्स चाहिए जिससे अच्छे से एजुकेशन दी जा सके। To impose much more strict and systematic supervision, that means बहुत अच्छे से रूल्स सेट कर दिए गए, एकदम स्ट्रिक्ट और सिस्टमेटिक सुपरविज़न में जो है रूल्स सेट किए गए ताकि अच्छे से अच्छे लोगों को एजुकेशन दी जा सके, अच्छे तरीके से लोगों को एजुकेशन दी जा सके। अब ये जो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया था 1904 में, उसी के बेसिस पर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 1905 या फिर इंडियन काउंसिल ऑफ एजुकेशन कह सकते हैं जिसे हम, सेट बाय स्वदेशी नेशनलिस्ट लीडर्स, स्वदेशी नेशनलिस्ट लीडर्स जो थे उन्होंने सेट की गई, जिसकी वजह से जादवपुर यूनिवर्सिटी आई। और लॉर्ड हार्डिंग जो है इन्होंने सर्वे किया सिचुएशन का कि यूनिवर्सिटीज़ में किस तरह से एजुकेशन दी जा रही है और उसके ऊपर एक रेजोल्यूशन लिया गया 1913 में। अब ये रेजोल्यूशन था क्या, इसके बारे में जानते हैं। रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी 1913। इसमें क्या रेजोल्यूशन लिया गया, नीड फॉर इस्टेब्लिशिंग मोर यूनिवर्सिटीज़, ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ लाने की ज़रूरत है यहाँ पर। Universities should be established for each provinces. The teaching activities of the university should be encouraged. यूनिवर्सिटी जो है हर जगह पर होनी चाहिए, सिर्फ 2 या 3 यूनिवर्सिटीज़ खोलने से काम नहीं चलेगा। हमें ज़्यादा लोगों को एजुकेट करना है तो ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए यहाँ पर, जिसके बेसिस पर और यूनिवर्सिटीज़ ओपन की गई, जैसे बनारस और मैसूर यूनिवर्सिटी इन 1916, SNDT वुमेंस यूनिवर्सिटी 1916, पटना में यूनिवर्सिटी ओपन की गई 1917 में और हैदराबाद में की गई 1918 में। ये बात हुई थी यहाँ अभी 1913 तक की। अब बात करते हैं सैडलर कमीशन की, जो कि 1917 में आया, जो कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। अब सैडलर कमीशन या फिर कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन 1917, इसने क्या कहा, इसने 10+2+3 का सिस्टम लागू किया, जो कि अभी तक चला आ रहा था कि 10+2+3 होनी चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन तक का यहाँ पर ये सिस्टम सेट किया गया। सजेस्टिंग द सेटिंग अप ऑफ CABE यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन सेट किया गया 1920 में। इसे सजेशन दी गई कि इस तरीके से जो है CABE यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन सेट करना चाहिए, जो कि 1920 में सेट किया गया, लेकिन उसे 1923 में ही अबोलिश कर दिया गया।
क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इतना जो है बजट या फिर इतना जो है गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट नहीं मिल पा रही थी कि ये सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन सेट की जा सके, यानी कि जो एडवाइस दे सके, वो कमीशन जिसमें अलग अलग जो है मेंबर्स बिठाए जा सके, एजुकेटेड मेंबर्स जो कि बता सके कि किस तरीके से किस बदलाव की आवश्यकता है और किस तरीके से एजुकेशन दी जानी चाहिए। जिस तरीके से अभी भी एक एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है जो कि ये बताता है कि किस तरीके से एग्ज़ाम्स लिए जाने चाहिए, एवरीथिंग जो है सेट की जाती है, सारी चीज़ जो है एडवाइजरी बोर्ड के थ्रू, कि अभी भी जैसे पेपर्स किस तरह लेने चाहिए, एग्ज़ाम्स जो है बच्चों के किस तरह लेने चाहिए, किस तरह एजुकेशन सिस्टम सेट किया जाना चाहिए। तो जो ये जो सैडलर कमीशन ने इस तरीके की बात कही कि CABE होनी चाहिए, यानी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, जो कि 1920 में सेट किया गया, लेकिन 1923 में ही यानी कि 1923 में ही फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उसे अबॉलिश कर दिया गया। अब ये जो सैडलर कमीशन है, इन्होंने ही एजुकेशन सब्जेक्ट को जो है स्टार्ट करवाया, यानी कि जैसे कि M.Ed में एजुकेशन जो है सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, ऐसे इन्होंने एजुकेशन सब्जेक्ट पर भी जोर दिया। इसके बाद इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है हर्टोग कमेटी, जो कि 1929 में आई। इन्होंने भी क्या किया, यूनिवर्सिटी लेवल पे जिस तरीके की एजुकेशन दी जा रही है उसमें क्वालिटी एजुकेशन पर जोर दिया गया, वोकेशनल एजुकेशन जिससे कि बच्चे को व्यवसाय मिल सके उस पर जोर दिया गया। अगेन रिकमेंडेड द सेटिंग अप ऑफ CABE, इन्होंने भी दोबारा आकर कहा। 1923 में जो CABE है वो अबोलिश कर दी गई थी। अब हर्टोग कमेटी ने आकर वापस से ये बात बोली कि CABE का गठन होना चाहिए, CABE होनी चाहिए, एक एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन होना चाहिए जो कि सिस्टम को सेट करने में हेल्प कर सके। अगेन इस्टेब्लिश की गई 1935 में, जो कि पहले 1920 में आई, 1923 में अबोलिश कर दी गई थी। 1929 में फिर बोला गया CABE आनी चाहिए, जो कि 1935 में दोबारा इस्टेब्लिश की गई और जो अभी तक भी एग्जिस्टेंस में है। इसके बाद आई साप्रू कमेटी, जो कि 1934 में आई। इसमें क्या था कि इंक्वायर किया गया कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में वो किस वजह से, उसके क्या रीजंस है। इसीलिए वोकेशनल एजुकेशन पर जोर तो दिया जा रहा है, पर फिर भी रीजंस क्या है, किस वजह से जो अनएम्प्लॉय लोग जो है इतने हैं, एजुकेशन दी जा रही है लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, इस पर जोर दिया गया। ये साप्रू कमेटी। अबॉट वुड रिपोर्ट क्या थी, जो कि 1937 में आई। इसमें था इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट यूनिवर्सिटी लेवल। इंग्लिश जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए यूनिवर्सिटी लेवल तक, जैसा कि आज भी किया जा रहा है। स्कूल्स और कॉलेजेस में इंग्लिश ही यूज़ की जा रही है, चाहे वो इंस्ट्रक्शन के लिए हो, चाहे वो या फिर किसी और चीज़ के लिए हो। एंड सेटिंग अप द वोकेशनल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेस। अब टीचर की ट्रेनिंग के लिए कॉलेजेस को ओपन किया जाना चाहिए, ये सबसे मेन चीज़ थी अबॉट वुड रिपोर्ट की। इसके बाद आई वार्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन 1937 में, जिसे बोला गया है नई तालीम और बेसिक एजुकेशन और बेसिक शिक्षा। ये स्टार्ट हुई, गांधी जी ने जो वार्धा कॉन्फ्रेंस सेट की थी उसके अंदर बात की गई, और ये जो स्कीम है बेसिक एजुकेशन की बात करती है और कम्स फ्रॉम द फिलोसफी ऑफ गांधी जी की फिलोसफी पर बेस्ड है। और इसके जो चेयरमैन थे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। इन्होंने जो है फ्री कंपलसरी और यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर जोर दिया, जो कि 7 से 14 साल के बच्चों के लिए ज़रूरी है फ्री कंपलसरी एजुकेशन, उस पर इन्होंने जोर दिया। इसके बाद जो है सर्जेंट रिपोर्ट आई, जो कि 1944 में आई। इसे बोला जाता है पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। यहाँ से जो है पोस्ट वॉर एजुकेशन डेवलपमेंट जो है स्टार्ट की गई, या पोस्ट वॉर एजुकेशनल सिस्टम स्टार्ट किया गया। रिकमेंडेड सेटिंग अप UGC which comes in 1953 and set up in 1956। अब देखिए कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होती ही है, हमें एकदम से जो है इंडिपेंडेंस नहीं मिल गई थी, बहुत पहले से ही इसके लिए काम शुरू कर दिया गया था। इसीलिए 1944 में जो एजुकेशनल सिस्टम सेट किया गया उसको पोस्ट वॉर एजुकेशन डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसी के बेसिस पर जो है इंडिपेंडेंट होने के बाद भी इंडिया में एजुकेशन सिस्टम चलता रहा। तो रिकमेंडेड सेटिंग अप ऑफ UGC विच कम्स इन 1953 एंड सेट इन 1956। इन्होंने जो है 1944 में UGC को सेट करने की बात कही, लेकिन वो आई 1953 में और पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो गई 1956 में। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन।
सर्जेंट रिपोर्ट गिव्स द व्यूज़ ऑन एजुकेशन, इन्होंने एजुकेशन पर जो है अपने व्यूज़ दिए। इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि नॉलेज मिलनी चाहिए, नॉलेज पर बेस्ड होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होनी चाहिए एजुकेशन। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए। टीचर एज अ न्यूक्लियर, टीचर जो है वो न्यूक्लियर की तरह होना चाहिए। दैट मीन्स उसको सब कुछ पता होना चाहिए कि किस तरीके से बच्चों को एजुकेट करना है, किस तरीके से बच्चों का जो है फ्यूचर अच्छा किया जा सकता है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात की गई कि हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए पढ़ाई की। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का सिस्टम भी सेट किया गया। अडल्ट एजुकेशन पर जोर दिया गया कि अडल्ट एजुकेशन भी दिया जानी चाहिए, बच्चों को हर एक चीज़ की समझ होनी चाहिए। गुड हेल्थ पर जोर दिया गया और इसके बाद अलग अलग तरीके के सिस्टम सेट किए गए। ये इनका मेन मोटिव था कि इस तरीके से एजुकेशन दी जानी चाहिए, लेकिन बाद में वो मिड डे मील और न्यूट्रिशन के लिए अलग अलग तरीके की स्कीम चलाई गई जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पर। लेकिन ये 1944 का टाइम है जिसमें गुड हेल्थ की बात की गई, साथ में इम्पोर्टेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम की, जो पढ़ने के बाद भी, एजुकेशन लेने के बाद भी जो प्रॉब्लम आ रही है एम्प्लॉयमेंट की, उस पर जोर दिया गया। तो मेन जो है एजुकेशन से, जो एजुकेशन की क्या क्या मोटिव होने चाहिए उन सबको इस टाइम पर सेट किया गया और उसको आगे डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू जो है अप्लाई किया गया इंडिया में। इसके बाद हम पढ़ेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस का पीरियड, जिसमें अलग अलग तरीके से इंडिया के लोगों ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीम्स निकाली, अलग अलग रिपोर्ट्स तैयार की। वो जो टाइम होगा, यानी कि कोठारी कमीशन, राधा कृष्णन कमीशन, इस तरीके के अलग अलग कमीशन जो सेट किए गए इंडिया में एजुकेशन स्प्रेड करने के लिए या इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए, वो इंडियंस ने किए। ये जो अभी हमने बात की वो बात है कि ब्रिटिशर्स ने क्या क्या काम किए इंडिया में एजुकेशन लाने के लिए, चाहे वो उनके अपने फ़ायदे के लिए हो या फिर इंडिया के लोगों को सिविलाइज करने का मोटिव हो। वो उनका जो भी मोटिव था उसकी बात की गई है। उन्होंने किस किस तरीके की स्कीम्स लाई अपने फ़ायदे के लिए या फिर किसी भी तरह किस किस तरीके की रिपोर्ट प्रेजेंट की, जैसे कि मकाउलेज मिनट हो गया या फिर बेंटिक्स रिपोर्ट हो गई या फिर वुड डिस्पैच हुआ या अबाउट वुड रिपोर्ट। जिस भी तरीके से उन्होंने काम किया, ये अभी तक हमने उनकी रिपोर्ट्स और उनकी कमीशंस और उनके द्वारा स्टार्ट की गई चीज़ें पढ़ी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। दैट मीन्स इंडिपेंडेंस से पहले जिस तरीके से एजुकेशन स्प्रेड की, इंडिया में एजुकेशन किस तरह आई, हमने उसको जाना। इंग्लिश एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट की गई उसको जाना। आई होप आपको ये सब चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम की, कि पोस्ट इंडिपेंडेंस में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया। ये तो बात हुई कि इंग्लिश एजुकेशन कैसे आई इंडिया में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप अच्छे से समझ गए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।